उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन को आमतौर पर बहुत बड़ा चुनाव नहीं माना जाता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए जनता की दिलचस्पी भी कम रहती है। अक्सर वही पार्टी जीती है जो सत्ता में होती है या जिसका प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ उपचुनाव ऐसे हुए जिन्होंने केवल सीट का फैसला नहीं किया बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। जबलपुर उपचुनाव और जेपी आंदोलन 1974-75 के दौर में जबलपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ। उस समय जनता पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। विपक्षी दलों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था। उस चुनाव में छात्र राजनीति से निकले शरद यादव को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता को हराकर सबको चौंका दिया। यहीं से कांग्रेस के चुनावी पतन की शुरुआत दिखाई देने लगी। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगी, फिर जनता पार्टी बनी और आगे का इतिहास सब जानते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव और बीपी सिंह का उदय 1984 में इलाहाबाद सीट से अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, लेकिन वो फोर्स विवाद के बाद अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया। फिर उपचुनाव हुआ। बीपी सिंह कांग्रेस छोड़ चुके थे और जन मोर्चा बना चुके थे। शुरुआत में वे चुनाव लड़ने से डर रहे थे क्योंकि हार उनकी राजनीति खत्म कर सकती थी, लेकिन चौधरी देवीलाल और विपक्षी नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ाया। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने भी पूरा जोर लगाया। फिर भी बीपी सिंह चुनाव जीत गए। यही जीत आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का कारण बनी। गढ़वाल उपचुनाव और इंदिरा गांधी को संदेश। एक और महत्वपूर्ण उपचुनाव था गढ़वाल लोकसभा सीट का। हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जिताया था, इसलिए पार्टी छोड़ने के बाद सीट रखना सही नहीं होगा। उपचुनाव हुआ। इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत लगा दी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से प्रचार करते रहे, लेकिन चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आईं। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त एसएन शक्धर थे। उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया। दोबारा चुनाव हुआ, फिर गड़बड़ी की शिकायत आई और चुनाव फिर रद्द हुआ। आखिरकार बहुगुणा चुनाव जीत गए। यह केवल एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जनता सबसे ताकतवर सरकार को भी चुनौती दे सकती है। उसका असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन 1989 तक आते आते कांग्रेस की कमजोर होती जमीन साफ दिखाई देने लगी। अब बात फाल्ता उपचुनाव की। अब जिस उपचुनाव की चर्चा हो रही है उसे कई लोग आने वाले समय की राजनीति का संकेत मान रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट है, जो डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह वही इलाका है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। उन्होंने खुद को पुष्पा बताते हुए कहा था कि वे झुकेंगे नहीं, लेकिन मतदान से 2 दिन पहले उन्होंने चुनाव से हटने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शुभेंदु अधिकारी ने फाल्ता के विकास का भरोसा दिया है, इसलिए उनका उद्देश्य पूरा हो गया। इस बयान के बाद टीएमसी के अंदर भारी हलचल मच गई। वोटिंग प्रतिशत ने सबको चौंकाया। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उसका गणित और वोटिंग पैटर्न बना। फाल्ता में लगभग 2.44 लाख वोटर थे और करीब 88% मतदान हुआ। आमतौर पर उपचुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं होती क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे सरकार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तस्वीर अलग थी। दावा किया गया कि हिंदू वोटरों का मतदान प्रतिशत लगभग 97% तक पहुंच गया। यह किसी भी चुनाव के हिसाब से बेहद असाधारण माना जा रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम वोटिंग लगभग 73% बताई गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आमतौर पर मुस्लिम वोटिंग प्रतिशत काफी अधिक रहता है, लेकिन यहाँ पहली बार हिंदू वोटिंग उससे काफी ज्यादा दिखाई दी। विपक्ष और टीएमसी का प्रदर्शन। बताया गया कि बीजेपी उम्मीदवार को लगभग 1% 48 लाख वोट मिले। लेफ्ट फ्रंट को लगभग 40,000 वोट मिले। कांग्रेस बहुत पीछे रही और टीएमसी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। इसी आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि इस चुनाव में हिंदू वोटरों ने पहली बार बड़े स्तर पर रणनीतिक मतदान किया। क्या यह नया राजनीतिक संकेत है? इस उपचुनाव को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह केवल एक सीट का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। कई लोग उसे इन दलों के लिए चेतावनी मान रहे हैं जो जातीय समीकरणों और वोट बैंक की राजनीति पर निर्भर रहते हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर हिंदू वोटर बड़ी संख्या में एकजुट होकर मतदान करते हैं तो देश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। 2027 और 2029 की राजनीति पर इसका असर।
अगले वर्षों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यदि फाल्ता जैसा मतदान पैटर्न दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला तो उसका असर विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई दे सकता है। पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि वहां बड़ी हिंदू आबादी होने के बावजूद अब तक राजनीतिक समीकरण अलग रहे हैं, लेकिन अगर भारी मतदान और रणनीतिक वोटिंग का ट्रेंड बढ़ा तो तस्वीर बदल सकती है। फाल्ता उपचुनाव ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कुछ लोग इसे हिंदू वोटरों की नई राजनीतिक जागरूकता मान रहे हैं तो कुछ इसे केवल स्थानीय परिस्थितियों का असर बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस उपचुनाव ने राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय राजनीति में कई बार छोटे दिखने वाले चुनाव भविष्य के बड़े बदलावों का संकेत बन जाते हैं। अब देखना यह होगा कि फाल्ता का यह संदेश आने वाले चुनाव में कितना असर दिखाता है।